सीपीटी के विद्यार्थियों का आज इस क्लास में स्वागत है। पिछले टर्न पर हमने आपसे बात किया था अबाउट फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, और हमने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज मेंट बाय फेमिनिज्म, इसका उद्देश्य क्या है और इस विचारधारा का आरंभ कब से आरंभ हुआ था। एंड आई टोल्ड यू दैट दिस थ्योरी इज नॉट वेरी ओल्ड. It started basically during the 19th century, and feminism is basically means advocacy for the women's rights. इसका मूल जो अर्थ है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो है महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करना, उसकी वकालत करना, या महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में जानकारी तो नहीं कहेंगे, महिलाओं के अधिकारों को और प्रमोट करना, उसका संवर्धन करना, उनके अधिकारों के लिए अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना या प्रसार करना, है ना। किसी भी अर्थ में आप कह लीजिए कि एनीथिंग दैट कंसर्न्स द राइट ऑफ विमेन. और हमने आपको ये बताया था कि इस संदर्भ में कि ये जो विचार है ये बेसिकली इट स्टार्टेड गेनिंग करेंसी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और फ्रांस का इसमें बड़ा योगदान है. फ्रांस का विचारक जो था, जिसको हम एक यूटोपियन फिलोसफर के रूप में जानते हैं, चार्ल्स फोरियर, उसने ही सबसे पहले इस विचार को आगे रखा. और लेकिन चार्ल्स फोरियर ने इसका मूल जो उद्देश्य था वो किसी महिलाओं के अधिकारों को लेकर या महिलाओं के संदर्भ में जागरूकता फैलाना, यह उसका मूल उद्देश्य नहीं था. दो ही हैड स्पोकन अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन, ही स्पोक अबाउट द वुमेन्स इश्यूज, लेकिन ये कोई बहुत स्टैब्लिश थिंक कर रहे हो महिलाओं के संदर्भ में, तो ऐसा तो नहीं था. एंड दैट वे वी कैन से दैट देयर हैव बीन सो मेनी अदर स्कॉलर्स, देयर हैव बीन सो मेनी अदर फिलोसफर्स who has spoken something or the other regarding women. But not everyone could be bracketed under the category of the spokespersons for women. यूँ तो बहुत लोगों ने महिलाओं के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बात कही है, कुछ ना कुछ बात करी है, लेकिन हम सबको महिलावादी विचारक के रूप में या नारीवादी विचारक के रूप में या फेमिनिस्ट थिंकर्स के रूप में हम उसको नहीं देख सकते हैं, है ना. क्योंकि वो जो उन्होंने विचार दिए उसमें इट मे हैव बीन वन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट दे स्पोक अबाउट विमेन, दे स्पोक अबाउट द सबऑर्डिनेशन और द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, बट नॉट एज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड फिलोसफर. तो इसलिए सबको तो डिस्कस कर पाना मुश्किल है, लेकिन हमने जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि दैट मिल इज कंसिडर्ड टू बी एज वन ऑफ द फर्स्ट स्पोक्सपर्सन्स ऑफ विमेन्स राइट्स. मिल को एक आप कह लें कि आरंभिक विचारक के रूप में देखा जा सकता है जिन्होंने महिलाओं के बारे में कहा है. Who spoke and who advocated about women's right. देखिए, he was not only John Stuart Mill, he was not only a philosopher, rather he was a parliamentarian also, he was a civil servant, and he was an activist as well. So he combined so many things in himself at the same time. तो मिल का रेफरेंस तो यहाँ आता ही है जब हम महिलाओं के अधिकारों के बारे में हम बात करते हैं. तो क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल केवल एक दार्शनिक नहीं था, केवल राजनीतिक दार्शनिक नहीं था, बल्कि वो एक सिविल सर्वेंट भी था. और एज अ सिविल सर्वेंट he had played an important role in safeguarding the rights of women or in working for the rights of women. Besides, in the later part of his life, he also became a parliamentarian. He became a member of the British House of Commons. तो वहाँ का भी वो सदस्य हुआ. तो even in that capacity he was working for the rights of women, or he was speaking for the rights of women, and he was by and large an activist as well, because he continued propagating, he continued working for the cause of women all through his life. तो इसलिए मिल is considered to be as an important personality insofar as feminism is concerned. Now we can say he was inspired by his wife and by his daughter.
मिल को जो महिलाओं के संदर्भ में इतनी प्रेरणा मिली, उसके पीछे उसकी 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 पत्नी थी जिसका नाम था हैरियट टेलर मिल। उसकी पत्नी का नाम था हैरियट टेलर मिल, HARRIET, हैरियट टेलर, TAYLOR, टेलर मिल, हैरियट टेलर मिल। शी वॉज अ वाइफ ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल and she had written a book, The Emancipation of Women. And this was not a book, in fact this was an essay. So the title of this essay was The Enfranchisement of Women. The Enfranchisement of Women. This was written in the year 1851. So 1851 में 1851 या 1851 में हैरियट टेलर मिल ने ये पुस्तक लिखी थी। दैट वाज कंसिडर्ड टू बी एज अ वेरी, यू कैन से, अ वेरी रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ अ बुक एट दैट, रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ अ राइट अप और एन आर्टिकल और एन एसे ऑफ दैट टाइम। ये इनका काम बहुत स्ट्रॉन्ग था, इनकी पत्नी का, एंड ही इंस्पायर्ड जॉन स्टुअर्ट मिल वेरी ग्रेटली, एंड ही ऑलवेज स्पोक वेरी हाई ऑफ हिज वाइफ। हमेशा अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देते थे और उनके प्रति आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है। द सब्जुगेशन ऑफ विमेन, मिल्स वर्क ऑन विमेन इज एंटाइटल्ड द सब्जुगेशन ऑफ विमेन, है ना, ये इनकी पुस्तक का नाम है, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, अर्थात महिलाओं का, आप कह लिए कि महिलाओं का सब्जुगेशन, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इज द नेम ऑफ मिल्स बुक। अब ये देखिए जो उनकी पुस्तक है, यानी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन यानी महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति, हम कह सकते हैं महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। नाउ दिस बुक ही डेडिकेटेड टू हिज वाइफ हैरियट टेलर मिल, है ना। और हमने अभी बताया कि हैरियट टेलर मिल ने भी स्वयं एक पुस्तक लिखी, एक निबंध लिखा था, और वो था द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, एंड दिस केम इन द ईयर 1851। तो एक आप देख लीजिए, एक डेफिनेट एक आपके लिए कोऑर्डिनेशन बना हुआ है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो उसकी पत्नी ने जो काम किया था 1851 में, जो निबंध लिखा था, उसी से वो प्रेरणा प्राप्त करके वो अपना भी एक पुस्तक लिखता है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। अच्छा, ये पुस्तक जो थी, इट वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर 1861, बट अल्टीमेटली इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1869। तो 1861 में इस किताब को इसने फिनिश कर लिया, लेकिन कुछ कारणों से ये पुस्तक पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1869, एंड बाय द टाइम दिस बुक वॉज पब्लिश्ड हिज वाइफ हैड ऑलरेडी पास्ड अवे। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था जब तक इस पुस्तक का पब्लिकेशन हुआ। सो ही हैज डेडिकेटेड दिस वर्क टू हिज वाइफ, है ना। अब साथ साथ देखिए, ही हैज ऑल्सो गिवन ड्यू क्रेडिट्स टू हिज डॉटर एज वेल। Helen Taylor is the name of his daughter, and he has spoken very high for his daughter as well, and he has given credit for inspiring John Stuart Mill. तो इसलिए दो महिलाओं का उसके ऊपर विशेष योगदान था जब वो महिलाओं के विषय में बात करता है। अच्छा, अब देखिए मिल ने एक इस दृष्टिकोण से बात किया है, जस्ट अ मिनट, सॉरी। देखिए, मिल ने इस दृष्टिकोण से बात किया है महिलाओं के विषय में, इस दृष्टिकोण से किया है कि जिससे वो एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में हमारे सामने आता है। मिल इज नॉट, यू कैन से, इज नॉट अ मीडियोकर काइंड ऑफ अ एडवोकेट फॉर द विमेन्स राइट्स। हमने कहा महिलाओं के बारे में तो बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन जिस तरह से मिल ने महिलाओं के अधिकारों के उत्थान के विषय में बात करी गई है, जिस तरह से उसने उनके अधिकारों का प्रतिपादन किया, उनके समानता के बारे में जो एक सिद्धांत दिया है, एक प्रतिपादन व्यक्त किया है, दैट इज नॉट टू बी फाउंड अमंग स्कॉलर्स ऑफ हिज टाइम, ऑफ हिज एज। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए, 20वीं शताब्दी में तो बहुत कुछ महिलाओं के समानता, उनके अधिकारों के बारे में बात होने लगी थी, बट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन मिल वाज राइटिंग, व्हेन मिल वाज बीइंग इंस्पायर्ड, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम। वो एक बहुत ही अलग प्रकार का वो समय था, और उसकी पत्नी भी अपने समय के हिसाब से शी वाज वेरी एडवांस इन द सेंस,
उसको एडवांसमेंट उस सेंस में ना लीजिएगा कि कोई बहुत अच्छा खाना पीना घूमता टहलता है, वो चीज दैट इज नॉट एडवांसमेंट. एडवांसमेंट दैट इज मेंटल एडवांसमेंट, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट. सो गोइंग बाय द मेंटल इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, हिज वाइफ वाज वन ऑफ द लीडिंग you can say scholars of her time, and therefore Mill also became one of the early spokespersons, early supporters of feminism. तो ये विशेष बात है कि मिल का ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो उस समय बात कर रहा था महिलाओं के अधिकारों के बारे में, जब वो एक प्रचलन, जब वो समय ही अलग था, जब प्रचलन ही नहीं था कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करना. बिकॉज ड्यूरिंग द 19th century, अराउंड द ईयर यू कैन से 1800 एंड समथिंग लाइक दैट, इट वॉज स्टिल अ वेरी ट्रेडिशनल सोसाइटी. इंग्लैंड तब तक बहुत ट्रेडिशनल सोसाइटी था. हम अपने देश के बारे में बात करते हैं, विदेशियों ने हमको कैसे पोर्ट्रे किया है. दे हैव कॉल्ड अस द लैंड ऑफ सर्पेंट्स, दे हैव कॉल्ड अस द कंट्री ऑफ मंकीज, पता नहीं क्या क्या हम लोग को कहा है ना. दे हैव कॉल्ड अस एज अ वाइट मैन्स बर्डन. तो भारतीयों के लिए, भारत देश के लिए उन्होंने बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन खुद उनके यहाँ क्या था वो संभवतः वो स्वयं नहीं जानते, या जानते तो उन्होंने छुपाया. बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट विमेन्स राइट ड्यूरिंग दोज ईयर्स, अबाउट यू कैन से 150 ईयर्स बैक. आज से लगभग 150 साल 200 साल पहले वो कहीं बात ही नहीं होती थी, कहीं प्रगतिशीलता दिखती ही नहीं थी. देयर वॉज नो प्रोग्रेसिव सोसाइटी इन ब्रिटेन और इन एनी अदर पार्ट ऑफ यूरोप. सो दे वर ऑल्सो ऑलमोस्ट एज ट्रेडिशनल, दे वर ऑल्सो सो बैकवर्ड, नो लेस देन अस. थोड़ा सा डिग्रीज में अंतर हो सकता है, बट आई रिगार्ड कि दैट देयर बैकवर्डनेस, देयर ट्रेडिशनलिज्म, देयर ऑर्थोडॉक्सी was much more seeped in, you can say, it was much more embedded, it was much more deeply embedded, it was much more seeped as compared to ours, है ना. तो इसलिए जो चार्ज लगाया था वो चीज़ तो नहीं है कि भारत ही बहुत ही ज़्यादा अविकसित देश था, ऐसा नहीं है. वो लोग हमसे किसी कम नहीं थे पिछड़ेपन में, अविकसित होने में. तो अब देखिए, अब मिल ने जो प्रेरणा अपनी पत्नी से ग्रहण किया, उसी बात को वो द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में वो लिखता है. अच्छा, अब देखिए यहाँ पर उसका एक बड़ा पावरफुल आर्गुमेंट है. और ही इज अ फेमिनिस्ट एज वेल एज ही इज अ पोलिटिकल फिलोसफर, ही इज अ पोलिटिकल थियोरिस्ट एज वेल. स्पीकिंग अप फॉर द विमेन, स्पीकिंग अप फॉर विमेन, है ना. वो एक राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता भी है, वो एक राजनीतिक सिद्धांतकर्ता भी है. ही इज अ पोलिटिकल थ्योरिस्ट एज वेल. हमने इसे लिखा है ना, फेमिनिज्म और ऑब्लिक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी. इसका मतलब है वो महिलावादी भी है, नारीवादी विचारक भी है, और साथ साथ वो एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जो महिलाओं के बारे में सिद्धांत देता है उसे क्या होना चाहिए. अच्छा, अब यहाँ पर जब वो सबसे पहले वो बात उठाता है यहाँ पर अबाउट द इक्वालिटी ऑफ विमेन, he denounces his own society, he denounces the orthodoxian character of his own society, of his own country. While speaking for women, he is very critical. He launches a strong denunciation against his own country. अपने देश की वो आलोचना करता है और ये कहता है कि हमारे देश में तो कहीं समानता ही देखने को नहीं मिलती है, महिला और पुरुष के बीच में तो कोई है ही नहीं, कोई समानता ही नहीं दिखती है. देयर इज नॉट इवन अ शैडो ऑफ जस्टिफिकेशन for, you can say a shadow of justification, a shadow of justification, not even to say that the two genders should be kept separate. किसी प्रकार की जो लोग वहाँ के कहते हैं कि दोनों में कोई समानता नहीं होनी चाहिए, दोनों में कोई बराबरी नहीं होती है महिला और पुरुषों में, वो अपने देश के बारे में बात कर रहा है, तो कहता है इसमें तो कहीं पर भी कोई जस्टिफिकेशन का कहीं कोई शेडो तक नहीं है, कहीं उसका एक तिनका भी नहीं दिखता है. आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. इसलिए वो कहता है कि इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, वाई इक्वालिटी शुड बी देयर बिटवीन द टू जेंडर्स. दोनों के मध्य, महिला और पुरुषों के मध्य क्यों समानता होनी चाहिए. ही गिव्स अ वेरी फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट फॉर दैट.
अच्छा, अब देखिए, आप ये जानते हैं कि दैट ही इज अ यूटिलिटेरियन फिलोसफर एज वेल, वो उपयोगितावादी विचारक भी है। ही इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मी बेंथम, बट जर्मी बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म इज बेसिकली हिडोनिस्टिक। बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है वो मूलतः कैसा है? हिडोनिस्टिक है, अर्थात सुखवादी है। ऑन यू कैन से इट रेस्ट ऑन द प्लेजर्स ऑफ द सेंसेस, अर्थात हमारी इंद्रियों के सुख पर आधारित है। जो जर्मी बेंथम का 5 इंद्रियां होती हैं, आप जानते हैं, हमारी नेत्र, हमारे बोलना, हमारे स्पर्श, है ना, हमारे कान, हमारे स्मेल, है ना, हमारी आवाज़, ये जितनी चीज़ें हैं, दीज आर द 5 सेंसेस। और कहता है, जो बेंथम ने बात उठाई थी उपयोगितावादी की, कि हम जो कुछ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, यही सुखवादी सिद्धांत है। उसके अनुसार इसी आधार पर उपयोगितावाद को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, ये करता है बेंथम। बट मिल ही डिफर्स फ्रॉम बेंथम। मिल डिफर्स फ्रॉम बेंथम ऑल्दो ही डजंट डिस्कार्ड यूटिलिटेरियनिज्म। मिल ने बेंथम की आलोचना की, उपयोगितावाद की आलोचना किया है, लेकिन उसका बहिष्कार नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा, वो उसका बहिष्कार नहीं करता है। ही इज नॉट अगेन बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म, ही फॉलोज इट, बट ही फॉलोज विद अ डिफरेंस। वो थोड़ा सा अंतर है, वो जिस प्रकार के उपयोगितावाद का पालन करता है उसमें आस्था रखता है। वो सुखवाद को नहीं स्वीकार करता है, बल्कि ही टॉक्स अबाउट मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल प्लेजर ऑफ यू कैन से इक्वालिटी बिटवीन द 2 जेंडर्स। वो उपयोगितावाद को स्वीकार करते हुए कहता है कि उपयोगितावाद से में जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट होता है, अर्थात कहता है मनुष्यों का जो मेंटल अर्थात मानसिक तथा इंटेलेक्चुअल, उनकी बौद्धिक प्रगति जो होती है, मनुष्यों की मानसिक तथा बौद्धिक प्रगति में जो सुख है, उस सुख की कल्पना, उस सुख कितना होता है, संभवतः ये तो वो ही जान सकता है जिसके पास उस प्रकार का गुण है या सद्गुण है। दैट इज द रियल प्लेजर ऑफ हैविंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कैन बी फेल्ट ओनली बाय पीपल, ओनली बाय पर्सन्स हु रियली हैव दिस काइंड ऑफ फैकल्टी। अर्थात जिस व्यक्ति के पास मस्तिष्क ही नहीं है, जिस व्यक्ति के पास विचार ही नहीं है, जिस व्यक्ति के पास बौद्धिकता नाम की चीज नहीं है, विवेक नहीं है, जिसमें तर्क संगतता नहीं है, रेशनैलिटी नहीं है, वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति उसका सुख नहीं जान सकता है। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास, हम कहते हैं जिसके पास दिमाग है, जिसके पास अक्ल होती है, जिसके पास समझदारी होती है, उस व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं। तो मिल कहता है जिन व्यक्तियों के पास ये गुण है, सद्गुण है, दे आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, they are always admired, and the pleasure that arises out of this kind of feeling, that is simply uncomparable with the kind of pleasures that arises from hedonism। कहता है कि ये जो बौद्धिक जो सुख मिलता है हमको, और उसकी जो उपयोगिता है, बौद्धिक सुख की जो उपयोगिता है, ये अतुलनीय है, अकल्पनीय है। और जो सुखवादी जो उपयोगितावाद है, कहता वो तो कहीं ठहरता ही नहीं इसके सामने। इसलिए वो कहता है कि दैट इक्वालिटी शुड प्रिवेल बिटवीन बोथ जेंडर्स, दोनों ही में होना चाहिए, यथार्थ समानता दीजिए। वो आलोचना करता है समाज की अपने, और कहता है ये कौन कहता है कि केवल पुरुष में ही सारी योग्यता है। He upholds, you can say, the respect that is accorded to men। वो मनुष्यों के, वो पुरुषों के बौद्धिकता का आदर करता, सम्मान करता है। लेकिन ये कहता है कि ये वो कैसे लोग हैं, वो कैसे पुरुष हैं जो अपनी योग्यता का तो ढिंडोरा पीटते हैं, who beat their own trumpets of their wisdom, of their intellect, but they deny the same thing to their women folk।
कहते हैं कि ठीक बात है, पुरुष है, विद्वान है, योग्यता है पुरुष में, लेकिन वो कैसी विद्वता है, वो कैसे लोग हैं जो अपने आप को तो बड़ा योग्य बताते हैं लेकिन महिलाओं को उसके काबिल नहीं समझते हैं। He says, how can you say that women they are not up to the mark? वो कहते हैं वो इस पुरुष मानसिकता के ऊपर प्रहार करते हैं। कल हम पिछले टर्न पर हमने बताया था पेट्रियार्की। I had used this word patriarchy in my last lecture while I was speaking on feminism। और हमने आपको बताया था, अर्थात जो पुरुष प्रधान मानसिकता होती है, that is the paternal kind of an attitude, अर्थात सब कुछ हम ही जानते हैं, यानी पुरुष प्रधान समाज जहां पर यह कहता है कि सब कुछ हम ही जानते हैं, पुरुष ही जानता है, that we are all capable to understand everything, that we have been endowed with the task of protecting our women, our daughters, our mothers, because they do not have that kind of understanding. He repudiates this kind of argument. उसने इस बात का बहुत ही ज्यादा खंडन किया, बहुत भर्त्सना किया इस बात को लेकर, और उन पुरुषों पर उसने प्रहार किया है जो अपने आप को अहम ब्रह्मोस्मि समझते हैं। उन समाजों को वो की आलोचना करता है जो समाज अपने आप को मानते हैं कि दैट वी आर ए गिफ्टेड सोसाइटी ऑफ मेन, हम पुरुष प्रधान समाज ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय कृपा के प्रतिफल के कृपा स्वरूप हैं, दैट वी आर डिवाइन, और दैट our intellectual capabilities, our mental faculties, they are divinely ordained, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। और ईश्वर ने हमको कहा है, प्रकृति ने हमको कहा है कि हम अपनी महिलाओं को, अपने माताओं को, अपनी पुत्रियों को, अपनी पत्नियों को हम अपने नियंत्रण में रखें, बिकॉज वी आर कैपेबल ऑफ दैट। इसी बात को देखिए मिल खंडन कर रहा है। ही इज वेरी मच हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड, जिसे कहते हैं कील के ऊपर सीधा वो प्रहार कर रहा है। कहता है, कहा कि ये तो मानसिक जिसे जड़ता की ये एक पराकाष्ठा हो गई। और ये मिल बेसिकली वट एवर मिल इज सेइंग, ही इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ हु हैज पास्ड अवे। It is his wife that is sitting inside in him who is making Mill speak up this kind of views। और वहां पर ये मिल कहता है, इसलिए कहता है कि यदि आप अपने आप को मानसिक और बौद्धिक रूप से बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन अन्यों को आप तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं या तिरस्कार नहीं भी करते हैं, अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी पुत्रियों को आप स्नेह करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर एक प्रकार से आप पूरा सुरक्षा कवच की तरह से आप छाए रहते हैं कि जो कुछ हम कहेंगे वही होगा, उनको कब बाहर जाना है वो हम बताएंगे, उनको क्या करना है हम बताएंगे। वो कहता है दिस इज अ नेगेटिव मेंटालिटी, ये एक नकारात्मक, ये एक मानसिकता है, दिस शुड बी अवॉइडेड। मिल कहता है कि उसके समय में देयर वॉज अ टेंडेंसी, देयर वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ मेल्स बीइंग एजुकेटेड व्हाइल विमेन बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम एजुकेशन। मिल के समय में मिल कहता है कि हमारे समय में तो ये एक प्रथा थी कि पुरुषों को या लड़कों को शिक्षा दिया जाए, अधिक से अधिक शिक्षा दिया जाए, और महिलाओं को, स्त्रियों को शिक्षा से अलग रखा जाए। अगर दिया भी जाए तो थोड़ी बहुत प्राथमिक स्तर की हो जाए। ओनली द बेसिक और द एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन टू women was sufficient. They weren't supposed to be educated in higher education, because higher education was basically reserved for the male population. तो इस प्रथा की, इस मानसिकता की वो आलोचना करता है और कहता है कि अगर आप महिलाओं को, अगर आप उच्च शिक्षा से वंचित करेंगे, दैट मीन्स यू आर सिंपली रिस्ट्रिक्टिंग more than half of the population from contributing their best self to the development of the society.
देखिए ये यहाँ पर यूटिलिटेरियन व्यू दे रहा, उपयोगितावादी विचार प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है कि अगर आप महिलाएं अर्थात दैट इज विमेन मेकअप फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल सोसाइटी, महिलाएं कम से कम 50% होती है समाज की जनसंख्या की, ये मिल कहता है। सो व्हेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम हायर एजुकेशन, दैट मीन्स you are restricting them, you are restricting their energies to be made use of, to be employed or to be utilized in the best interest of the society. You do not want the society should take advantage of their mental or the intellectual capacity. वो ये कहता है, कितनी बड़ी बात कहता है, देखिए वो कहता है कि अगर आप महिलाओं को समान अधिकार नहीं दे रहे हैं और विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे हैं, आप उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे हैं, केवल पुरुषों तक रखे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप समाज की 50% जनसंख्या की ऊर्जा को, की रचनात्मकता को समाज के कल्याण से वंचित रखना चाहते हैं। समाज को फायदा ना मिले महिलाओं की रचनात्मकता का, उनकी बौद्धिकता का, उनकी योग्यता का। आप यदि ऐसा ही चाहते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस आधार पर कहता है ये पुरुष प्रधान समाज की बहुत नकारात्मक प्रवृत्ति होती है, ये एक नकारात्मक मानसिकता होती है कि अपने को श्रेष्ठ कहना और महिलाओं को दोयम दर्जे का कहना, गौण कहना, अधीनस्थ स्थिति में रखना। तो इसलिए हियर ही इज trying to speak or trying to give justification for the need of the equality of rights for both the genders. वो ये कहता है, जब वो ये कहता है कि आवश्यकता है कि दोनों को समान धरातल पर रखकर उसका आकलन किया जाए, both the genders should be kept at par on an equal level, तब आप उनका आकलन कर पाएंगे। वो ये कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं योग्य हूं, वो अयोग्य है। Mill says that how can you say that yes I am capable whereas they are incapable, women are incapable, how can you say? Mill says, have you ever given them the opportunity, have you ever given them the right moment to display their skills and their capabilities? मिल कहता है अपने समाज के नीति निर्धारकों को, अपने समाज के कर्णधारों को, अपने समाज के विद्वज्जनों को जो महिलाओं के विरुद्ध बोलते थे या महिलाओं की नकारात्मकता के बारे में समर्थन दिया करते थे, या जो यथास्थितिवाद के प्रणेता थे, स्टेटस को, उनकी पर प्रहार करते हुए कहता है आप लोग कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं ये कार्य नहीं कर सकती हैं, कि महिलाएं ये योग्य नहीं हैं। ये आप कैसे इसको वैज्ञानिक रूप से आप सिद्ध कर सकते हैं? ये सिद्ध तभी होगा, मिल से दैट दिस कैन बी प्रूव्ड ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव गिवन देम द राइट टू परफॉर्म और टू एक्ट इन द सोसाइटी। Only when you had given them the right to work, the right to contribute, the right to perform, only then you could have come to the conclusion that they are, yes, capable or not capable. But you have never given them any right. लेकिन आपने तो उनको कभी कोई अधिकार ही नहीं दिया। अधिकार की तो बात दूर है, कभी आपने उनको समान दर्जे का माना ही नहीं है। You have never treated women as equal to men. And when you do not treat them as equal to men, then how are you going to hand over the things to women? देखिए एक समय हमारे यहाँ था कि माना जाता था कि these are certain domains, these are certain fields that are reserved exclusively for men. हमारे देश में भी तो यही समस्या थी बहुत लंबे समय तक। आधुनिक समय में, समकालीन समय में, आजकल के समय में बहुत समय तक माना गया था और माना जाता भी अभी भी कि there are certain sectors in our national life which are exclusively reserved for men. But this, you can say, concept was demolished by successive judgments of the Supreme Court in recent times.
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अभी रिसेंट जो जजमेंट्स हैं उसमें कई प्रकार की इन भ्रांतियों को उसने तोड़ दिया। और सबसे अधिक ये देखने को मिलता है सैन्य क्षेत्र में, इन द डिफेंस फील्ड। एक समय था, कुछ वर्षों पहले तक ये समय था जब माना जाता था दैट विमेन दे कैनॉट बी गिवन द राइट टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट्स। एक समय यह था कि विमेन दे वर नॉट कंसिडर्ड कैपेबल टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट्स और द एरोप्लेन्स, कि बड़ा जोखिम भरा काम होता है। एंड इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस एज वेल, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस इन्वॉल्व बहुत रहता है। एंड फॉर दैट दे वर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई द एरोप्लेन्स और द मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, बट द सुप्रीम कोर्ट डिमोलिश्ड दिस थियरी एंड इट पेव्ड द वे फॉर विमेन्स रिक्रूटमेंट इन दीज फील्ड्स। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सारी चीजों को, भ्रांतियों को तोड़ा अपने ऐतिहासिक फैसलों के द्वारा, निर्णयों के द्वारा, और कहा कि महिलाओं को आप इन स्थानों पर, इन क्षेत्रों में आपको देना पड़ेगा, हिस्सेदारी देना पड़ेगा। एंड टुडे विमेन इन इंडिया दे आर फ्लाइंग सिविलियन एरोप्लेन्स, दे आर फ्लाइंग द फाइटर एयरक्राफ्ट्स, द मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट्स। जब वो बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं तो बाकी तो ट्रेन और बस और ट्रैम्स तो और छोटी बात हो गई। ये सब जगह आज महिलाएं हैं। आज तो भारत की महिलाएं तो स्पेस में भी जा रही हैं, है ना। तो ये इंडियन जो ओरिजिन की महिलाएं हैं, है ना, तो ये स्पेस में भी जा रही हैं। दो दे मे नॉट बी गोइंग फ्रॉम इंडिया, बट डेफिनेटली दोज विमेन, PIO जिसे कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो भारतीय मूल की महिलाएं जो विदेशों में है, खासतौर से अमेरिका और यूरोप में है, दे आर फ्लाइंग इनटू स्पेस एज वेल। तो कहने का तात्पर्य देखिए, ये तो आज के समय में हम जो एडवांसमेंट देख रहे हैं, द फाउंडेशन ऑफ दिस थिंग वॉज लेड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल अबाउट 150 ईयर्स बैक। इस सब की आधारशिला तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने आज से 150 वर्ष पहले ही तैयार करनी शुरू कर दी थी। एंड दैट वॉज ए रिवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन ऑन हिज पार्ट। ये उसकी बहुत बड़ी योगदान है जॉन स्टुअर्ट मिल का, बिकॉज ही वॉज स्पीकिंग फॉर विमेन एट द टाइम when it was literally considered to be as you can say a kind of prohibition to speak so eloquently for women। वो ऐसे समय में ये सारी बातें कह रहा था जब उस समय एक प्रकार का एक प्रतिबंध सा ही था, not absolute prohibition, but definitely it was considered to be as a prohibited issue to speak so eloquently for women, for the rights of women, that women should be granted equality with men, that they should be considered as independent creatures, I mean away from the domains, away from the control of their men counterparts. I mean this kind of theory was not there at that time about 150 years ago. 150 साल तो पहले ये सब था ही नहीं। And in fact Mill was fighting against his own time, against his own society, against his own countrymen, against the psychological attitude of the policy makers or the philosophers or the elite class of his own time। इतना बड़ा उसका ये काम था। इसीलिए इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू नो व्हाट ही स्टूड फॉर। ऐसा नहीं कि वही वहां पर काम हो रहा था, भारत में भी यहाँ पर हुआ है। ताराबाई शिंदे का आपने संभवतः नाम सुना होगा, सावित्री फुले का नाम सुना होगा। भारत में भी बहुत सारी महिलाओं ने इस दिशा में लीड लिया, बहुत बड़ा योगदान है भारतीय महिलाओं का भी। लेकिन चूंकि हमारा विषय है पॉलिटिकल थ्योरी, इसलिए वी हैव टू स्टिक टू दैट थिंग, है ना। तो इसलिए जब हम फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो जॉन स्टुअर्ट मिल का एक बड़ा भारी वहां पर बहुत बड़ा नाम सामने उभर कर आता है। देन मिल ऑल्सो वॉज स्पीकिंग फॉर द राइट टू वोट फॉर विमेन। मिल ने महिलाओं के मताधिकार के बारे में भी बात किया। एंड व्हेन ही वाज एडवोकेटिंग फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ सफरेज फॉर वुमेन, then at that time you know it very well, there was no voting right for women। और ये माना जाता था कि नहीं मताधिकार तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, और सारा ये जो अरिस्टोटल हजारों साल पहले कहता था, लेजर चाहिए उसके लिए, आपको लेजर यानी अवकाश चाहिए। अरिस्टोटल had used the word leisure, 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 leisure।
लेजर का मतलब LEISURE, लेजर। लेजर का तात्पर्य अवकाश। अवकाश का तात्पर्य हॉलीडे नहीं, अवकाश का मतलब है योर माइंड शुड बी एट लेजर, योर माइंड शुड बी ऑन अ हॉलीडे। हॉलीडे इन द सेंस दैट यू शुडंट बी प्री ऑक्युपाइड विद अदर चोर्स। आपके दिमाग में अन्य मुद्दे नहीं चल रहा होना चाहिए, झंझट आपके दिमाग में ना रहे, बस आप केवल फोकस करिए अपने बौद्धिक आपके लिए उत्कृष्टता के लिए। फॉर योर इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट वन मस्ट स्पेयर वन सेल्फ फॉर द इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। और इस आधार पर जब अरिस्टोटल कह रहा था तो उसने कहा कि चूंकि स्लेव्स, दासों के पास ये इतना इनका बुद्धि नहीं होती है, जड़ होते हैं, इसलिए वो कभी भी बौद्धिकता के बारे में या विवेकशीलता के बारे में उनके पास ना योग्यता है, ना काबिलियत है, ना समय है, वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो केवल सिटीजन्स को ही अधिकार देता है। लेकिन यहां पर जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो बात उठाई थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि ये जो आपने पुरुषों को मताधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार दिया है, उसने कहा चाहे कितना सीमित ही क्यों ना हो, no matter how much limited it may be, no matter how much no matter how much you can say small it may be, this right to vote for men, पुरुषों को आपने जो भी मताधिकार दिया है, चाहे वो कितना ही सीमित क्यों ना हो, चाहे कितना छोटा अधिकार क्यों ना हो, आप महिलाओं को भी उतना दीजिए अधिकार जितना पुरुषों को दिया है। अगर उनको थोड़ा सा अधिकार दिया तो थोड़ा अधिकार उनको भी दीजिए, अगर उनको अधिक दिया तो आपको अधिक उनको भी देना होगा। किस आधार पर आप कहते हैं उनको हमने जो अधिकार दिया थोड़ा दिया है लेकिन इनको अभी हम नहीं दे सकते हैं? मिल क्वेश्चंस his own policy makers and he says that whatever little voting right you have given to your own countrymen, to your own male population, why can't you give similar voting right to women, though it may be constricted, though it may be limited, though it may be very small in number or small in magnitude, whatever, but you have to give those similar rights to women as well. So he was speaking very powerfully for women, for equal voting rights for women. और देखिए ये हमारा पॉलिटिकल फिलोसफर है, इसीलिए हम पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। हालांकि वो ये कहता है कि केवल दो लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ओनली 2 people शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। वन आर द बारबेरियंस। पहला तो होता है कि जो बारबेरियन तो यही होता है जो जंगली होता है, असभ्य होता है। और बारबेरियन ये शब्द तो ग्रीक फिलॉसफी में भी आता है, जहाँ पर अरिस्टोटल भी बात करता है और प्लेटो भी बात करता है कि that Greeks are the most superior race of the world and they have a right to rule over the non-Greeks, that is the barbarians. तो जो गैर यूनानी होते थे उस समय अरिस्टोटल के समय में, वो उसको बारबेरियंस कहता है। और यहाँ पर भी मिलने भी यही कहा बारबेरियंस। तो बारबेरियंस का तात्पर्य क्या है? जो असभ्य है, जो जंगली है, जो पाशविक है, जो बर्बर है, उनको वो क्या कहता है? बारबेरियंस कहता है। तो बारबेरियंस को अधिकार नहीं मिलना चाहिए वोट देने का। और दूसरा कहता है कि ये इलिटरेट्स को नहीं मिलना चाहिए, अनएजुकेटेड को नहीं मिलना चाहिए, जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिनको ABCD नहीं आता है, those who do not know anything about the state or the society, they should also be not given the right to vote. They should be denied. Why? कहता है क्यों उनको मना कर दिया जाना चाहिए? कहता है कि उनको इसलिए इससे दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, इसका तात्पर्य वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। He is not at all responsible. He will indulge in violence. He will indulge in overspending. He will be a spendthrift. He is liable to become a burden or a load on the society. वो कहता है ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं, जो बिल्कुल एकदम मूर्ख है, जड़ है, वो तो समाज के लिए एकदम भार स्वरूप है, बोझा है। ऐसे ही व्यक्ति वायलेंट होते हैं, वायलेंस करते हैं। ऐसे ही लोग हिंसा करते हैं, ऐसे ही लोग राजाज्ञा का उल्लंघन करते हैं।
Such kinds of people though disobey the state. They do not follow the rules and regulations or the laws of the state. So therefore there is no use giving them any voting right. तो बारबेरियंस को और इनको दोनों को वंचित करता है. लेकिन वाई शुड विमेन बी गिवन द राइट टू वोट, इसको वो लॉजिक से बताने का प्रयास करता है. महिलाओं को क्यों अधिकार मिलना चाहिए, इसके बारे में वो बात करता है. कहता है महिलाओं को अधिकार इसलिए मिलना चाहिए बिकॉज वॉट एवर पॉलिसीज आर बीइंग फ्रेम्ड बाय द स्टेट और बाय द गवर्नमेंट, वॉट एवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, they are having a direct or an indirect impact impact on women folk. Everything is having some or the other kind of impact on the women folk or on the women population. कहता है कि जो भी, क्यों इनको महिलाओं को मताधिकार दिया जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो भी सरकार बन रही है वो लोगों के वोट के द्वारा ही बन रही है. और अगर कोई सरकार महिलाओं के वोट के बिना बन रही है, केवल पुरुषों के वोट से ही बन रही है, उनके ही मताधिकार से बन रही है, तो इसका एक बड़ा गंभीर परिणाम यह होगा कि चूंकि पुरुष ही सरकार बना रहे हैं, वही मताधिकार कर रहे हैं, मत दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, इसलिए ऐसी सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, दे विल बी वन साइडेड. They will be only working to promote the cause of men. They will become insensitive to the concerns or to the worries of women. Because women are not voting. Because women are not visible in the society. So when they are not voting, when they are not visible in the society, they will remain invisible even in government policies and their decisions. इसलिए कहता है कि कम से कम 50% जो राज्य की जनसंख्या है वो सफर करेगी. That 50%, that minimum 50% of the population of the state or the country is going to suffer if women are not granted the right to vote, because it will be only a lopsided kind of a government. वो एक केवल आधी अधूरी सरकार होगी जो पुरुष जो चला रहे होंगे. इसलिए कहता है कि इस प्रकार की सरकार कभी भी न्याय नहीं कर सकती है. Therefore, he is advocating for the equal rights of women, equal voting rights of women. मिल ये कहता है कि एक जो सामाजिक जो परंपरा बन गई है, एक सोशल एक थिंकिंग बन गई है, और जिस एक प्रकार का ट्रेडिशन बन गया है, टू लुक अपॉन विमेन एज वीक, एज इमोशनल एंड डोसाइल. कहता है ये परंपरा बन गई हमारे समाजों की, हमारे देश की, हमारे देश के नीति निर्धारकों की, हमारे जो पॉलिटिकल गवर्नर्स हैं, जो हमारे राजनेता हैं. दे नो दैट दे हैव कम टू एक्सेप्ट अ काइंड ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन विच दे इक्वेट विद देयर बीइंग वीक, देयर इमोशनल एंड देयर बीइंग डोसाइल. जो आज का जो सामाजिक जो परंपरा बन गई है, उस सामाजिक परंपरा के अनुसार महिलाएं कमजोर हैं, वो बड़ी संवेदनशील हैं, बड़े इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, कुछ हो जाएंगी तो परेशान हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी, इसे कहते हैं इमोशनल. और डोसाइल का मतलब बड़ी सबमिसिव है, यानी इंट्रोवर्ट है, जल्दी सामने नहीं आती है. इन्होंने कहा कि इस प्रकार की आपने पिक्चर पेंट कर दिया है. ये हमारी समाज ने महिलाओं के लिए ऐसी स्थिति, ऐसी एक चित्र बना दिया है. उसने कहा कि दिस काइंड ऑफ अ पिक्चर वेयर वुमेन हैव बीन पोर्ट्रेड एज वीक, इमोशनल एंड डोसाइल कैनॉट बी सिंपली बी डिमोलिश्ड अनलेस एंड अनटिल they are granted a partnership or a participation in the making of the government. ये जो स्थिति है, ये जो चित्र है, ये तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक उनको राजनीति में, राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का अधिकार नहीं मिलता है. Mill says that it is time when we have to break biological determinism. कहता कि अब ये समय आ गया है कि जब हमें बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म अर्थात
जैविक नियतिवाद की दीवार को तोड़ना है, जैविक नियतिवाद की दीवार को तोड़ना है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, दैट इज नेचर हैज मेड देम बायोलॉजिकली वीक एंड इंफीरियर, जो अरिस्टोटल कहता है जब वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, एंड वेयर ही सेज दैट विमेन शुड बी डिनाइड, दैट विमेन शुड नॉट बी ग्रांटेड सिटीजनशिप बिकॉज नेचर हैज मेड देम नॉट अप टू द मार्क, they are weak, they cannot perform the same functions as are performed by men। इसलिए वो जैसे वो वृद्धों को कहता है, महिलाओं को कहता है, बच्चों को कहता है, एलियंस को कहता है, इन सभी लोगों को नागरिकता नहीं मिलना चाहिए, they shouldn't be granted citizenship। और इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। प्रकृति ने, कुदरत ने उनको ऐसा बनाया। अब जब कुदरत ने उनको इतना कमजोर बनाया है, चाहे बुद्धि में चाहे शरीर से, तो हमें उनको नागरिकता देना या अन्य सुविधा देने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मिलेगा वो ठीक है, जो सरकार बनाएगी, जो हमारा शासन व्यवस्था बनाएगी, उसी का उनको फायदा मिलेगा। बट दे कैनॉट बी ग्रांटेड सिटीजनशिप और द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, दे कैनॉट बी गिवन पॉलिटिकल राइट्स, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ discussions used to be there even during the times of Aristotle about 3000 years back, and this pervaded is still there, this kind of tendency is still there। और 150 साल 200 साल पहले तो बहुत ज्यादा थी, और मिल ने इसी के ऊपर ही प्रहार किया है। तो मिल ये कहता है कि इस तरह से जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के बारे में आप बात करते हैं, या विमेन बीइंग वीक, इमोशनल एंड डोसाइल, कहते हैं ये सब बकवास है। कहते व्हाई डू यू वांट टू कीप विमेन अवे फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स on grounds of these things। आपने कैसे कह दिया? Did you ever give them an opportunity? वो बार बार ये पूछता है कि क्या आपने महिलाओं को कभी इतना अधिकार दिया है, कभी इतना आपने उनको अवसर दिया? अगर आपने अवसर दिया और तब परफॉर्म ना कर पाए, तब आप एक बार कहिए भी। If they are unable to give the results, or if they are unable to perform up to the mark, then only you have a right to say something। But when you deny something, then you have to justify your denial as well, and justifying your denial should be based on a valid answer or on a valid reason। कहता है जब आप किसी को कुछ मना करते हैं, ये काम तुम ना करो, या ये काम मैं करूंगा, एक्सक्लूसिवली अपने लिए रखूंगा, तो कहता है जब आप दूसरे को मना कर रहे हैं, तब आपको इसका एक लॉजिकल आंसर देना होगा। ये काम तुम ना करो, डोंट डू दिस वर्क। आपको बताना होगा तुम क्यों नहीं करोगे। इस आधार पर नहीं तुम कर नहीं पाओगे, ये एजम्पशन या इन्फरेंस पर नहीं बेस्ड होना चाहिए। कहता है इसका कोई ठोस आधार होना चाहिए। आपने उसको यदि काम दिया हो पहले करने के लिए, और फिर यदि वो काम नहीं कर पाए, ओनली देन यू हैव अ वैलिड रीजन टू डिनाई दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू हिम। पहले काम ना कर पाया हो, आपने उसको अवसर दिए हो और फिर भी ना कर पाया हो, तब आपके पास एक ग्राउंड बनता है कि आप उसको वो अवसर ना प्रदान करें। लेकिन विदाउट टेस्टिंग, विदाउट गिविंग देन अपॉर्चुनिटी, हाउ कैन यू से दैट विमेन आर नॉट अप टू द मार्क, दे कैनॉट परफॉर्म, दे कैनॉट गिव रिजल्ट्स। तो इसलिए वो ये कहता है कि ये तो बिल्कुल भाई ये बात गलत है, और ये अनजस्टिफाइबल है, और इसलिए उसने इस बात को काफी ज्यादा विरोध किया और उसका खंडन किया। एंड ही एडवोकेटेड फॉर द इमेंसिपेशन एंड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। दो चीजों के लिए विशेष रूप से वो लड़ता रहा, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, एंड एज वेल एज फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। एजुकेशन की जब बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली फंक्शनल एजुकेशन, केवल काम चलाऊ। फंक्शनल एजुकेशन क्या होता है? काम चलाऊ शिक्षा। तो काम चलाऊ शिक्षा के लिए नहीं, रादर हायर एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं मैट्रिकुलेट या मैट्रिकुलेट से ऊपर, है ना। मैट्रिकुलेट तो आज के समय में बहुत छोटी एक ये क्वालिफिकेशन, बहुत छोटी स्तर की ये एजुकेशन हुई। लेकिन मिल के समय में इट वाज अ बिग एजुकेशन, यू कैन से अ हायर काइंड ऑफ एन एजुकेशन। इसलिए वो महिलाओं की मुक्ति के लिए और साथ साथ उनकी शिक्षा यानी उच्च शिक्षा के लिए सदैव वो कार्यरत रहा। अच्छा, अब देखिए इसके बाद मिल ने कुछ और भी
महिलाओं के बारे में कहा। जैसे वो बात करता है अबाउट द मैरिज लॉज, अर्थात विवाह के नियम से संबंधित। कहता है कि उसके समय में द मैरिज लॉज दे वर वेरी रिस्ट्रिक्टिव। जो उसके वैवाहिक जो उस समय जो विधियां थी वो बड़ी संकीर्ण प्रकार की थी। और महिला के बाद तो पुरुष विवाह के बाद महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, बस घर के अंदर रहो। एंड द आइडियल वुमन देन was एज अ मदर, एज अ वाइफ एंड एज अ होम मेकर। तुम विवाह के बाद एक आदर्श महिला की स्थिति का चित्रण किया जाता था। दैट आफ्टर मैरिज women will become a very ideal woman। विवाह के बाद वही महिला एक आदर्श महिला के रूप में वो स्थापित हो जाएगी। किस रूप में? एज अ मदर, पहले तो एज अ वाइफ अर्थात एक पत्नी के रूप में, दूसरा एज अ मदर जब उनकी संतानें होंगी एज अ मदर, और तीसरा एज अ होम मेकर, अर्थात होम मेकर हम क्या कहते हैं हिंदी में? गृहिणी। तो अर्थात पत्नी के रूप में, माता के रूप में और गृहिणी के रूप में, इन तीनों को मिलाकर एक आदर्श महिला की स्थिति बन जाती है। एक ऐसा कहता है उन्होंने एक बड़ा ग्लोरियस एक आपके लिए कि एक पिक्चर पेंट करने की उन्होंने बताया, एक ऐसी ग्लोरियस उनकी पिक्चर या स्टेटस पोर्ट्रे करी जाती थी। सो मिल ही सेड दिस नथिंग बट नॉनसेंस। उसे कुछ नहीं, ये बकवास है, ये अनर्गल है ये। और इसलिए उसने कहा मैरिज लॉस वॉज बेसिकली अ चार्टर ऑफ स्लेवरी। इट वॉज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी, अर्थात महिलाओं से संबंधित जो विधि थी उस समय, उसने कहा ये कुछ और नहीं था बल्कि ये दास्ता का एक चार्टर था, दास्ता का एक दस्तावेज था, गुलामी का दस्तावेज था। और इसलिए उसने कहा कि दिस काइंड ऑफ मैरिज एंड मैरिज लॉज दे वर नॉट वेलकम्ड। I mean that needed to be discarded and destroyed। इस प्रकार के जो विवाह के नियम थे उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और उसने कहा इसके स्थान पर एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह से होना चाहिए। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कहता कि महिला जो विवाह के जो नियम होते हैं वो एक, जिसे कहते हैं ना कि एक लॉस ऑफ एग्रीमेंट या बिजनेस लॉज जो होते हैं, अर्थात बिजनेस हम कह लेंगे कि उद्योग व्यापार जैसे होता है, तो जो व्यापारिक जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, लगभग उसी प्रकार का होना चाहिए। क्यों इस प्रकार का होना चाहिए? उसने कहा कि जैसे भारतीय दृष्टिकोण में तो माना गया कि दैट मैरिज इज अ सेक्रामेंट, दैट मैरिज इज अ सेक्रामेंट, इट इज अ वेरी होली एंड अ पायस इंस्टीट्यूशन। भारतीय दर्शन में तो विवाह को एक बड़ा संस्कारित एक संस्कार माना गया है, एक बड़ा पवित्र संस्कार माना गया है जो आजीवन निभाया जाता है। दोनों को, पुरुष को महिला दोनों को आजीवन निभाना है। लेकिन विदेशों में, इंग्लैंड में ये उन्होंने देखा मिलने, उन्होंने कहा कि विवाह के बाद तो उत्पीड़न बढ़ जाता है महिला का, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ जाता है, उनको एक घर में कैद करके रखा जाता है। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द हाउस, और अगर बाहर जाएंगे तो दे विल बी अंडर लॉट ऑफ कंट्रोल्स एंड लिमिटेशंस। सो ही डिसअप्रूव्ड ऑफ ऑल दैट थिंग, और इसीलिए उसने कहा कि इट इज नथिंग बट अ चार्टर ऑफ स्लेवरी, और इस स्लेवरी के चार्टर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, और उसके स्थान पर मैरिज को एक बिजनेस एग्रीमेंट के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। अर्थात कि यदि आपने विवाह के बाद मेरे साथ उत्पीड़न किया, अत्याचार किया, तो ये विवाह भंग हो जाएगा। समथिंग लाइक अ बिजनेस एग्रीमेंट। अगर बिजनेस में एग्रीमेंट अगर कोई होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ईमानदारी से व्यवहार करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लेन देन जो व्यापार है वो बिल्कुल साफ सुथरा होगा। इसीलिए उसने कहा जैसे एक व्यापार में होता है, व्यापार के नियमों में होता है, उसी प्रकार से वैवाहिक नियम भी होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, दोनों के विकास होना चाहिए। आफ्टर मैरिज बोथ द पार्टनर्स शुड बी ऑन द इक्वल लेवल एंड दे शुड मूव टुगेदर। और कहता है यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इंस्टेड इफ यू टॉर्चर मी, इफ यू discriminate against me, if you look upon me
as an inferior partner, तो उसने कहा then women should have no reason to live in that slavery of marriage. तब महिलाओं के लिए कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि उस प्रकार के वैवाहिक नियमों से वो बंधे रहें. इसलिए देखिए उसने ये जो महिलाओं से संबंधित जो विचार था उसने इस चीज का उसने काफी ज्यादा खंडन किया. तो अब देखिए ये सारी जो बातें कहता है मिल, ये अगर अब हम इसको देखें जैसा भी हमने शुरू में कहा था, बीच में भी कहा था कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल की जो पूरी अवधारणा है महिलाओं को लेकर, ही इज एन एडवोकेट ऑफ द विमेन्स राइट्स. अब तो आप समझ ही गए होंगे, ही इज अ बिग फेमिनिस्ट, ही इज अ बिग एडवोकेट फॉर विमेन्स राइट्स, और he is also considered as one of the most important and the earliest advocates of the rights of women. और देखिए जो मिल ये सारी बातें कह रहा है, जैसे हमने अभी बताया कि he is a utilitarian philosopher. He is following in the footsteps of his teacher, that is Bentham. वो बेंथम के आपके लिए विचारों के साथ वो चल रहा है. वो उपयोगितावादी विचारक है, और जब वो महिलाओं के विचारों का समर्थन करता है, महिलाओं की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, तो यहां भी उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर करता है. 3 आधार पर करा है उसने इस प्रकार का जो उपयोगितावाद का सहारा लिया है या इसका आश्रय लिया है महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में. पहली बात, इट इज गुड फॉर विमेन देमसेल्व्स, दैट इज टॉकिंग फॉर वुमेन, speaking for the independence of women is good. It is fair for women themselves. At that is individual level पर he has tried to adopt the theory of utilitarianism for women on an individual level. अर्थात महिलाओं के लिए वो एक उपयोगितावादी सिद्धांत अपनाता है, ये अप्लाई करता है महिलाओं के लिए, और कहता है कि यदि महिलाएं और स्वतंत्र होंगी और यानी वो पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगी, पुरुष के आप कह लीजिए कि नियंत्रण से यदि वो दूर रहेंगी यानी उनके अधीनस्थ यानी कि वो गुलाम होकर नहीं जिएंगी, तो ये उनकी ही स्टेटस में उनकी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा है. तो वो अच्छा है यानी वो बात कहता है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. जितना अधिक से अधिक इस चीज को हम कर सकें उतना ही अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा. दूसरी बात वो कहता है, he justifies the liberation of women in the interest of the society. Liberation of women in the interest of the society. महिलाओं को आप कह लीजिए कि लिबरेशन यानी मुक्ति मिलना चाहिए. अभी हमने जैसे पहले कहा था 50% ऑफ द पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम विमेन फोक, लगभग 50% जनसंख्या महिलाओं की होती है, और इसलिए यदि इन 50% महिलाओं की जनसंख्या पर 50% महिलाओं के ऊपर अगर हम अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, इसका मतलब है हम पूरे समाज पर अत्याचार कर रहे हैं. वी आर इन फैक्ट कमिटिंग अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी इटसेल्फ, है ना. तो ये दूसरी चीज है, ये जब वो जस्टिफाई करता है कि दिस इज नॉट गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी नीड्स टू बेनिफिट आउट ऑफ द विमेन्स कैपेसिटीज, आउट ऑफ विमेन्स टैलेंट्स, और कहता है इट विल डबल द मास ऑफ द एडवांटेज accruing to the society. It will double the mass, अर्थात वो समाज को प्राप्त होने वाले फायदों को, लाभों को डबल कर देंगी, दुगना कर देंगी, यदि महिलाओं के योगदान को अगर हम स्वीकार करना शुरू कर दे, समाज को इसका दुगना फायदा होने लगेगा. इसलिए वो सामाजिक आधार पर भी, सामाजिक स्तर पर भी उपयोगितावादी सिद्धांत को अपनाता है महिलाओं के लिए. और तीसरा वो कहता है जो उपयोगितावादी आधार पर वो जस्टिफाई करता है, वो ये है कि दैट इट इज गोइंग टू एनरिच द डेमोक्रेसी और द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री. ये समाज, ये लोकतंत्र को और सुनहरा बनाएगा, ये लोकतंत्र को और अधिक प्रफुल्लित करेगा.
ये राजनीतिक व्यवस्था को और निखारेगा। महिलाएं जितनी अधिक से अधिक आएंगी उतना अधिक आपकी डेमोक्रेसी कंप्लीट होगी। योर पॉलिटिकल सिस्टम विल ग्रो। गिव देम रिप्रेजेंटेशन, गिव देम द राइट टू वोट, गिव देम द राइट टू स्पीक अप इन द पार्लियामेंट। संसद में उनका निर्वाचन होना चाहिए, संसद में उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए। गिव देम द राइट टू स्पीक ऑन पब्लिक इश्यूज, अर्थात सार्वजनिक मुद्दों पर उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए। केवल मत देने तक ही नहीं, उनको आलोचना का अधिकार होना चाहिए। सार्वजनिक नीतियों पर, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर दे शुड हैव द राइट टू स्पीक। इफ यू गिव देम दीज राइट्स, दे आर गोइंग टू एड लुक्रे एंड लश्यर टू द डेमोक्रेसी। अगर आप ये सब कुछ देते हैं, महिलाओं को ये अधिकार देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी संसदीय व्यवस्था, आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली और अच्छी होगी। ही वॉज टॉकिंग इन रेफरेंस टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में उस समय जो डेमोक्रेसी का जो भी स्वरूप था, इट वॉज स्टिल इन इट्स एवोल्यूशनरी स्टेज, बट डेफिनेटली he was trying to justify the advantages that is going to be that will accrue to the political system, to the democracy, if women were brought in more numbers to the political system and to the parliament. इस तरह से देखिए, मिल he emerges as a great political theorist, as a great advocate, as a great political philosopher, and as a great parliamentarian speaking for the rights of women. महिलाओं के लिए इस तरह से मिल ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, एक समय मिल को कहा जाता था ही वॉज एन इनकंसिस्टेंट फिलोसफर। एक समय मिल के लिए कहा जाता था, क्या कहा जाता था, विद इन कोट्स, इनकंसिस्टेंट फिलोसफर। अर्थात इनकंसिस्टेंट अर्थात स्थिर नहीं था। वो ऐसा दार्शनिक था जिसकी बातें आज एक तरीके के हैं, कल दूसरे तरीके की हो जाती थी। ये लास्की के ऊपर भी यही है। हैरोल्ड लास्की के बारे में भी बात यही आता है। पहले वो समाजवाद को बड़ा वो सम्मान देता था, लेकिन समाजवाद से जब मोह भंग हो गए तो पूंजीवाद पर आ गया, और कुछ समय बाद पूंजीवाद से भी मोह भंग हो गया, फिर कुछ और वो बात कहने लगा। तो जिस तरह से इसे कहते हैं फिकल माइंडेड फिलोसफर, उस तरह की कुछ जॉन स्टुअर्ट मिल भी था, और इसीलिए उसको कहा गया ही वॉज एन इनकंसिस्टेंट फिलोसफर। लेकिन व्हेन ही इज स्पीकिंग फॉर द राइट्स ऑफ विमेन, व्हेन ही गॉट इंस्पायर्ड एंड फायर्ड बाय हिज वाइफ हैरियट टेलर मिल एंड ऑल्सो बाय हिज डॉटर हेलेन टेलर। तो हेलेन टेलर और हैरियट टेलर मिल के द्वारा, अपनी पत्नी और पुत्री के द्वारा जब वो इंस्पायर होता है, तो वो बहुत कुछ एक तारतम्य स्वर में वो कहता है। उसके विचारों में एक तर्क संगतता दिखती है। एंड देयरफॉर मिल इज वेरी राइटली एंड वेरी जस्टली कंसिडर्ड एंड रिगार्डेड एज अ वेरी अथॉरिटी, एज अ वेरी ऑथेंटिक स्पोक्सपर्सन ऑन द राइट्स ऑफ विमेन। महिलाओं के अधिकारों पर वो एक बड़ा आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में वो स्थापित अपने आप को करता है, और इसीलिए वो सम्मान का पात्र भी है। So dear students, with this lecture I come to an end for today's lecture. This lecture has come to an end, or I think that you will benefit out of this lecture, and thank you once again so much for your kind patience and for listening to my lecture. और अगले टर्न पर I will be coming up with more issues on this chapter only, on the chapter of feminism. So thank you so much once again.